प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज होने वाला है कक्षा 10 मैथिली का महामैराथन क्लास। आपको पता होना चाहिए कि आज के क्लास में जो है मैथिली के टॉप 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप मैथिली में सभी का सभी ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं, 50 का 50 सही ऑब्जेक्टिव बना कर आना चाहते हैं, तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक एक बार जरूर जो है देख लीजिएगा, तब जो है बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हमने मैथिली के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और इतना मेहनत करने के बाद हम आपका क्लास जो है लेने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका जो है रामबाण साबित होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथिली में 50 ऑब्जेक्टिव आपको बन जाए, तो इस 500 क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। क्लास हल्का फास्ट हम करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ताकि हम कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास भी अब कम टाइम है, तो ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल जाए। तो एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, और गारंटी है कि आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ही बन के आएगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन आपको एक बार इस वीडियो को देख कर जाना है। शुरू करेंगे। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को सभी मित्र भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन सबको भी इसका जो है फ़ायदा मिल जाए। और एलजीआर स्टडी ऐप जितने भी प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। अब आप लोग पूरा ध्यान अपने स्क्रीन पर लगाइए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये अंतिम मौका है। इसके बाद आपको कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है। इसके बाद आपको कोई भी जो है ना तो पढ़ाएगा, ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अंतिम आपका ये क्लास आ रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 योजन बराबर होइत अछि। 24 योजन जो है ना किसके बराबर होता है, कितना कोस के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 24 योजन जो है 96 कोस के बराबर होता है, यानी कि 24 योजन बराबर 96 कोस। ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंदा झा का अनुसार मिथिलाक उत्तर में अछि। चंदा झा जी के अनुसार जो है मिथिला के उत्तर दिशा में क्या है? तो मिथिला के उत्तर दिशा में है हिमालय। मिथिला के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिला जो है वो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर, ये सब मुख्य रूप से मिथिला का क्षेत्र है। और इसके उत्तर दिशा में देखेंगे तो हिमालय है, उत्तर में हिमालय। तो आप ए ऑप्शन यहाँ पर याद रखने का कोशिश करेंगे। अगला प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक दक्षिण में अछि, यानी कि मिथिला के दक्षिण में क्या है चंदा झा जी के अनुसार? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, गंगा नदी। गंगा नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन यहीं से ही आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। क्वेश्चन है कि चंदा झा का प्रमुख कृति अछि, यानी चंदा झा जी का जो मुख्य किताब है, बुक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मिथिला भाषा रामायण। मिथिला भाषा रामायण के लेखक कौन है? चंदा झा है। आप इनका नाम याद रखिएगा। और मिथिला भाषा में यानी कि मिथिला में इन्होंने रामायण को भी क्या किया है, लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा का मतलब ये जो चैप्टर है उसका मतलब का रचनाकार छथि। इस चैप्टर के रचनाकार कौन हैं? तो आप याद रखेंगे रामलोचन शरण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन के लिए, मिथिला का चौड़ाई अछि। मिथिला का चौड़ाई कितना है? इस चैप्टर के अनुसार, इस पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो मिथिला का जो चौड़ाई है वो 64 है ना कोस है। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न के लिए। अब बैक टू बैक केवल क्वेश्चन होगा, बीच में कोई गप नहीं होगा, केवल आप लोग क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिए। ये अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिथिल ही में है ना विदेह एवं ... दू गणराज्य छल, यानी कि मिथिला में ही एक तो विदेह गणराज्य था और एक कौन सा गणराज्य था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो लिच्छवी। तो याद रखिएगा कि विदेह
और लिच्छवी, दो गणराज्य जो है मिथिला में ही था। कहाँ पर था? मिथिला में ही था। ये आप याद रखेंगे, खाली स्थान में लिच्छवी हो जाएगा, यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य था। अगला हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म का प्रवर्तक है ना छला, यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो प्यारे बच्चों याद रखेंगे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक योजन बराबर होइत अछि, एक योजन बराबर होइत अछि, एक योजन बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर आपका होगा चारी कोस। कितना? चारी कोस आप याद रखने की जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, मिथिला नामक, ठीक है, मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलनी। मैथिली साप्ताहिक जो पत्रिका है मिथिला नाम से, इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसका शुरुआत प्यारे बच्चों याद रखेंगे डॉक्टर लक्ष्मण झा किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर लक्ष्मण झा, आप ऑप्शन याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पिक पुरस्कार जो है ना गोदावरी दत्त के देल गेलनी। गोदावरी दत्त को जो है ना ये पुरस्कार बेस्ट जो है ना श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पिक पुरस्कार जो है कब मिला था गोदावरी दत्त को? तो याद रखेंगे उनको मिला था 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला में लोकक भाषा अच्छी। मैथिली जो है मिथिला के लोगों का कौन सा भाषा है? तो मिथिला के लोगों का मैथिली जो है वो मातृभाषा है। कैसा भाषा प्यारे बच्चों? मातृभाषा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि कोशी स गंडकी धरी मिथिलाक नमती अछि। ठीक है ना, नमती मतलब लंबाई। कोशी से लेके गंडक तक कितना लंबाई है मिथिला का, यह आपको बताना है। तो 13 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 24 योजन। कितना होगा? 24 योजन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला एक यूनियन है ना, मिथिला एक यूनियन रिपब्लिक पोथीक लेखक थिका। तो ये जो किताब है मिथिला एक यूनियन रिपब्लिक, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है डॉक्टर लक्ष्मण झा। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जनक राजवंशक छला, जनक राजवंश के कौन थे इसमें से? तो जनक राजवंश के निमि जनक, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही होगा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आपके सामने है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया, ठीक है, इंडियाक, ठीक है ना, लेखक छथी। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो आप याद रखेंगे डॉक्टर ग्रियर्सन है। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी, यानी कि दरभंगा में पुस्तक भंडार नाम का जो संस्था है किसने खोला था? तो वो खोलने का काम जो है प्यारे बच्चों याद रखेंगे रामलोचन शरण, रामलोचन शरण जी ने किया था। अगला है कि प्रवेशिका मैथिली साहित्यक संपादक छथी। प्रवेशिका मैथिली साहित्य जो है इसके संपादक कौन हैं? तो 18 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गंगापति सिंह और हरिमोहन झा दोनों मिलके इन्होंने रचना किया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला मंडल है ना, मिथिला मंडल संस्थाक संस्थापक स्थापना कैलनी। तो मिथिला मंडल जो संस्था है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मण झा। डॉक्टर लक्ष्मण झा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है मिथिला में विदेह एवं डॉट डॉट होना चाहिए है ना, विदेह एवं डॉट डॉट दो गणराज्य छल। तो अभी जस्ट बताएं 20 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिच्छवी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक जन्म कौन ईस्वी में भेल छलनी। तो रामलोचन शरण जी का जो जन्म है वो हुआ था 1891 में। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है कि आईने अकबरी के रचयिता छला। आईने अकबरी जो है अकबर का जीवनी है यह, इसके रचनाकार कौन थे, किसने यह लिखा था? तो याद रखेंगे अबुल फजल। अबुल फजल को कहीं कहीं पे अबू फजल भी सीधा सीधा लिख दिया है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, केवल आप अबुल फजल याद रखेंगे। आईने अकबरी के यह लेखक हैं। अगला है कि रामलोचन सरनक है ना पूर्वजक कतई रहेत छलथिन। रामलोचन शरण का जो पूर्वज है वो कहाँ रहते थे? तो रामलोचन शरण के जो पूर्वज है प्यारे बच्चों वो रहते थे जगदीशपुर में। कहाँ पर? जगदीशपुर, आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला के बसौने छला। मिथिला के बसौने छला। तो मिथिला को बसाने वाले हैं मिथि, राजर्षि निमिक पुत्र है ये, इनका नाम है मिथि, और इन्होंने बसाया इसलिए मिथि के नाम पर ही पड़ा हुआ है, नाम मिथिला। क्या पड़ा हुआ है? मिथिला पड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखते रहे, एक एक क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मिथि के छला। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं राजर्षि निमिक पुत्र थे वो, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मिथिलाक पश्चिम में कौन नदी बहत अच्छी। मिथिला के पश्चिम में कौन सा नदी जो है बह रहा है? तो पश्चिम की अगर बात करें तो गंडक नदी है, बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला है कि वैशाली कतेक राजधानी छल। वैशाली जो है उसका राजधानी कहाँ था? तो 27 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य का राजधानी था वैशाली, और ये वही वैशाली है प्यारे बच्चों जहाँ पर दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है ना, पहला लोकतंत्र यही। तो लिच्छवी का राजधानी था वैशाली, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिलाक गंडक कतई धरी चलित अच्छी, सॉरी पंचांग है, मिथिला का जो पंचांग है वो कहाँ तक चलता है? तो मिथिला का जो पंचांग है प्यारे बच्चों वो आप याद रखेंगे कि दिनाजपुर तक चलता है, तो दिनाजपुर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है, रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेलनी। तो इनका मृत्यु जो है 24 के लिए 29 के लिए जो आप याद रखेंगे वो 14 मई 1971 ईस्वी आप याद रखेंगे, रामलोचन शरण जी का जो मृत्यु है वो। आगा है कि मिथिला ओ, ठीक है, मिथिला ओ बालक पत्रिका प्रकाशन के प्रकाशक के छला। मिथिला और बालक पत्रिका, दो पत्रिका अलग अलग, एक तो है मिथिला और एक है बालक। इस दोनों पत्रिका के जो प्रकाशक हैं वो कौन थे? तो वो थे रामलोचन शरण। रामलोचन शरण इस दोनों पत्रिका का संपादन करते थे, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मिथिला संस्कृति कथी पर आधारित अच्छी। मिथिला का जो संस्कृति है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो वेद पर आधारित है, वेद सम्मत। कैसा है? वेद सम्मत यानी कि वेद पर आधारित। और वेद आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला बात हम करेंगे प्यारे बच्चों, हम 32 नंबर क्वेश्चन के लिए बौद्ध धर्मक संस्थापक छला। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका बी ऑप्शन जो है ना भगवान बुद्ध हो जाएंगे, जो कि मिथिला से ही थे। समझ सकते हैं कितने गौरव की बात है, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध। आगे हम बढ़ेंगे और अगला हमारा जो प्रश्न आने वाला है वो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर से, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा से आने वाला है। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा शीर्षक साहित्यक विधा का अंतर्गत अवैछ, यानी कि ये जो चैप्टर है वो क्या है? निबंध है, कथा है, एकांकी है या फिर संस्मरण है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि यह निबंध है और 2018 के एनुअल एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है इसको। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र भेल। तो भारत स्वतंत्र प्यारे बच्चों एकदम जानते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया, 1947 में हुआ था। आगे हम देख सकते हैं क्वेश्चन है कि मिथिला में लोकक भाषा अच्छी। तो मैथिली जो है मिथिला के लोगों का मातृभाषा है। मिथिला के लोगों का, अपने मिथिला के लोगों का प्यारे बच्चों क्या है? मातृभाषा है। अगला है कि सरकार बुझौत अच्छी जे हिंदी
मैथिलीक भाषा आ मात्रक अंतर अछि, यानी कि हिंदी और मैथिली जो है वो केवल मात्रा का अंतर है। ये यहाँ पर जो है मात्र किस चीज़ का अंतर है हिंदी और मैथिली में, हिंदी और मैथिली में किस चीज़ का अंतर है ये आपको बताना है। सरकार क्या बूझ रही है, तो लिपि का अंतर है। सरकार समझती केवल लिपि का अंतर, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथि, क्योंकि भाषा से रिलेटेड चैप्टर है तो इसमें ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो डॉक्टर ग्रियर्सन यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा व मातृभाषा के लेखक थिका, राष्ट्रभाषा व मातृभाषा जो पाठ है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक प्यारे बच्चों हैं भोलालाल दास, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक अछि, तो अनेकता में एकता कहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, तो भारत में। हम लोग अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक जो है पहनावा, अनेक रीति रिवाज के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोगों में अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता यह है कि हम सभी भारतीय हैं। इतना अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग रहन सहन वाले, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, पहनावा वाले हम सभी क्या हैं, एक भारतीय हैं। यही अनेकता में एकता है। मैथिली साहित्य जो है परिषदक स्थापना कहिया भेल, तो मैथिली साहित्य परिषद जो है इसका स्थापना याद रखिएगा। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929, ये आप याद रखेंगे। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे और अगले प्रश्न को क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है कि भोलालाल दासक जन्म कहिया भेलनि, तो भोलालाल दास जी का जो जन्म है वो 1800 याद रखेंगे 97, कहिया 1897 में भेल छल, तो अहाँ सब याद रखब 1897। चलू देखे छी हम लोग जो है हम सब अपन अगला प्रश्न के। क्वेश्चन है भोलालाल दास कौन पत्रिका संपादक छला, भोलालाल दास जो है किस पत्रिका का संपादन करते थे, तो याद रखेंगे भारती पत्रिका। भारती पत्रिका का संपादन भोलालाल दास करते थे, यह आप याद रखेंगे। इसके बाद है मलयालम जो है कौन राज्य की मातृभाषा थी, मलयालम किस राज्य का जो है मातृभाषा है, तो वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। अगला हमारा प्रश्न है कि अनेकता में एकता कौन देश में अच्छी, तो भारत में अच्छी, भारत में है अनेकता में एकता। अगला है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र के पीएचडी उपाधि भेटल रहलनी, कौन से रचना के कारण, यानी कि कौन से रचना पर उनको पीएचडी का उपाधि मिला था, तो वो है याद रखेंगे ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर इन्होंने पीएचडी का उपाधि प्राप्त किया था, यह आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जवाहर जेहन देखलहु जेहन पौलहु पाठ से है। पहला प्रश्न है कि जवाहर जेहन देखलहु जेहन पौलहु के लेखक छथि, इस पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, यह आपको बताना है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयकांत मिश्र जी है, तो बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र पीएचडी उपाधि भेटल रहलनी, इनको पीएचडी का उपाधि जो है किस रचना के लिए मिला था, तो दो के लिए यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। याद रखेंगे ज्योतिरी स्वरक धूर्त साम गमम पर, ये इनका रचना है और इस पर इन्होंने पीएचडी किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि किछुए दिनुक प्रतीक्षा कैला पर ओ दिसंबर ... तारीख के 7 बजे साँझ खन जो है प्रदर्शनीक उद्घाटन करबाक समय निर्धारित कैलनी, तो यहाँ पर किस तारीख की बात की गई, दिसंबर कितना तारीख को प्रदर्शनी के उद्घाटन का बात किया गया था, तो आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि 9 तारीख, ठीक है, दिसंबर के 9 तारीख यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित
कइल गेल छल। तो 10 गो जो मैथिली का पुस्तक है, पोथी है, यानी कि जो बुक है वो किसके द्वारा कब जो है ना प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 4 के लिए बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। 1961 में ही यह 10 मैथिली के दुर्लभ पुस्तक को बुक को प्रकाशित किया गया था। आगू हमारा प्रश्न जो है देख रहे हैं आप कि इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। इतिहास में जो फेमस विद्वान हैं वो कौन थे? तो वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, ये आप याद रखेंगे। फेमस विद्वान के लिस्ट में इनका नाम है। उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण डॉट डॉट बजला, वो क्या बोले थे? तो 6 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो होगा महताब, हरे कृष्ण महताब बजला। तो ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला है कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका स भेंट कैलनी। साहित्य अकादमी में मैथिली को प्रवेश दिलाने के लिए हमारे जो लेखक है वो किनसे मिले थे? तो वो मिले थे जवाहरलाल नेहरू से, इसीलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है जयकांत मिश्रक जन्म स्थान अच्छी। जयकांत मिश्र जी का जन्म जो है वो याद रखेंगे कि सरी सब में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमिक सचिव के छला। तो 1962 ईस्वी में अगर साहित्य अकादमी के सचिव का बात किया जा रहा है तो नामवर सिंह जो है आप याद रखेंगे, जिनका रचना आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष छला। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, यह आप याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों की ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचरक लेखक छथी। ये जो बुक है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम मोहन झा। कौन है? राजमोहन झा। अगला हमारा प्रश्न है कि जयकांत मिश्र किनका स विशेष प्रभावित भेल छला। तो जयकांत मिश्र जो है प्रभावित होने की जहाँ तक बात है तो 12 के लिए आपका महात्मा गांधी बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, क्योंकि उनसे ही वो मिलने गए थे, जवाहरलाल नेहरू से उनसे प्रभावित हुए थे। चंद्रमुखी जो एक कहानी है, काफ़ी मार्मिक कहानी है। आप इसके सारे क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि लिली रे लिखत छथी। तो लिली रे क्या लिखते हैं, यह आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो कथा लिखते हैं, कहानी लिखती हैं, सीधा आप याद रखेंगे। लिली रे लिखने छथी। तो लिली रे जो लिखी है, लिली रे लिखी है चंद्रमुखी कहानी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रमुखी रचना अच्छी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा पूछ रहा है कि नहीं, तो मैं सब तरीका से आपको करवा दूंगा ताकि आपको मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी तरीका से पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, लिली रे। लिली रे जो है ना रचना है चंद्रमुखी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फूल ओला ओकालती पास कैलाक बाद माई के प्रतिमास टका देव लगलथिन। मतलब कितना रुपया प्रत्येक महीना देना शुरू कर दिया फूल। तो अगर बात किया जाए कितना रुपया देना शुरू किया था तो 10 टका। कितना? 10 टका वो प्रत्येक महीना अपने मम्मी को भेज दिया करती थी वकील बनने के बाद। चंद्रमुखी दायक जो है ना पुत्र छी। तो चंद्रमुखी दाय का जो पुत्र है उसका नाम है फूल। क्या नाम है? फूल। इनके पिताजी बहुत पहले ही जो है गुजर गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि माछ खैला स बढ़त अछि। वाओ, माछ खाने से क्या बढ़ता है? तो प्यारे बच्चों बुद्धि बढ़ता है, ऐसा कुछ बात किया गया है हमारे इस कहानी में। उपसंहारक उपन्यासकार छथि। उपसंहार जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? तो लिली रे आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि फूल चंद्रमुखी के डॉट डॉट शहर ल जाय चाहत। यानी कि फूल अपने माँ को, चंद्रमुखी को किस शहर जाने के लिए वो मना रहे हैं।
कि चलो तुम मेरे साथ, तो वो मधुबनी ले जाना चाहते हैं अपने मम्मी को भी, क्योंकि वो मधुबनी के वो कोर्ट में ही वकालत करते रहते हैं। लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। तो लिली रे को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था प्यारे बच्चों मरीचिका पर। किस पर? मरीचिका उनका जो रचना है उसके कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चंद्रमुखी कथा किनकर कृत अच्छी। देखिए घुमा के पूछा तो लिली रे के द्वारा कृत है, यानी कि उसके द्वारा ही रचा गया है। अगला हमारा प्रश्न आपके सामने है कि लिली रे की रचना अच्छी, तो लिली रे का रचना कौन सा है? 11 के लिए राइट आंसर होगा सी चंद्रमुखी। कौन सा रचना है? चंद्रमुखी। आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फूलक मृत्यु कौन बीमारी से भेलनी। फूल जो है चंद्रमुखी दाई का जो बेटा है उसका बीमारी उसका जो मौत है प्यारे बच्चों वो कैंसर से हो गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। आगे है कि लिली रे जन्म स्थान कौन जिला में भेल अच्छी, यानी कि किस जिला में उनका जन्म हुआ था लिली रे का, सीधा यह आपको बताना है। तो याद रखेंगे मधुबनी में। लिली रे का जन्म मधुबनी में हुआ था। चंद्रमुखी दाई के कई गोट पुत्रक सिहंता छलनी, यानी कि कितने पुत्र का शौक था उनको। तो चंद्रमुखी दाई को याद रखिएगा कि 7 पुत्र का शौक था। उनको इच्छा था कि मुझे क्या हो, 7 पुत्र हो, लेकिन दुर्भाग्य कि फर्स्ट पुत्र के गर्भाधान के बाद ही उनके पति जो है वो स्वर्गवास हो जाता है उनका, वो मर जाते हैं। इसके बाद उनका कोई पुत्र या फिर कोई भी बच्चा नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है भोजन, और आप जानते हैं इसमें भोजन के महत्व को दिखाया गया है मुख्य रूप से। समझने की कोशिश कीजिएगा। चैप्टर पहला क्वेश्चन है कि जेम्हरे देखलही खीर तेम्हरे बैसली फिर लोकोक्ति अच्छी। ये जो लोकोक्ति है कि जिधर देखा खीर उधर ही घूम के बैठ गया, इसका सीधा अर्थ है। तो ये किस चैप्टर का लोकोक्ति है? तो याद रखिएगा यह है भोजन चैप्टर का। भोजन शीर्षक में इस लोकोक्ति का बात किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित अच्छी। तो प्रबोध साहित्य सम्मान जो है वो राजमोहन झा को मिला हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि ममता की करेत छली। ममता क्या कर रही थी भाई? तो ममता याद रखिएगा कि कॉपी जांची रहल छले, यानी कि कॉपी जांच रही थी। टीचर है ममता, उनके पति भी टीचर हैं, इस कहानी में आपने देखा भी होगा। अगला है कि राजमोहन झा के पिता छलनी। राजमोहन झा के पिताजी का नाम बताना है, तो मनमोहन झा। ठीक है, याद रखेंगे, ये क नहीं होगा, मनमोहन झा सीधा होगा। आगू हमारा प्रश्न है कि राजमोहन झा के अकादमी पुरस्कार भेटलनी। तो कौन सा किस रचना पर उनको अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 5 के लिए सी याद रखेंगे, आई काल्हि परसू जो उनका रचना है उसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर साहित्य छूट गया है, तो आप समझ लीजिएगा बातों को। अगला हमारा प्रश्न है कि हम ... तोड़ी तो दे लूँ। तो वो क्या तोड़ देने की बात कर रहे हैं? तो पापड़, हम पापड़ तोड़ी तो दे लूँ। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आरंभ पत्रिका संपादक छला। आरंभ पत्रिका जो है इसके संपादक कौन थे? तो 7 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ये होगा राजमोहन होना चाहिए, राजमोहन झा होना चाहिए, राज और मोहन झा। ठीक है, राजमोहन झा याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि ममता रमुआ की आनई कहलकेक, यानी कि ममता जो है रमुआ को क्या लाने के लिए बोली? तो 8 के लिए यहाँ पर जो आपका प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा वो होगा पापड़ लाने के लिए बोलती है ममता। रमुआ उनका नौकर है, यह आप याद रखिएगा। हम कटोरा उठा एके सांस में बचल सबटा ... पीबी गेलूँ। तो क्या पी गया? एक ही सांस में सबटा
सबटा यानी कि पूरा क्या पी गया, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो 9 के लिए राइट आंसर आपका डी होगा दूध। एक ही सांस में पूरा दूध पी गया, ऐसा चर्चा है। राजमोहन झा के कौन कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनी। तो राजमोहन झा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था प्यारे बच्चों आई काली परसों पर, अभी जस्ट हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि लेखक क्लास लेल की तैयार कर रहल छला। लेखक जो है क्लास के लिए क्या तैयार कर रहे थे? तो क्लास के लिए प्यारे बच्चों वो तैयार कर रहे थे नोट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्लास सीधे नहीं ले लिया जाता है, उसका पहले प्लानिंग चलता है, फिर उसका नोट तैयार किया जाता है, फिर उसका हम लोग अभी टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करने के बाद पीपीटी तैयार होने के बाद हम आपका क्लास लेते हैं। समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इससे क्लास नहीं हो जाता है। अगला है कि ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छले। तो ड्राइंग रूम में वो कॉपी जांच रही थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छथी। छौड़ा कहती है ममता, तो छौड़ा किसको बोली है वो? तो वो रमुआ को छौड़ा बोली है, रमुआ जो उनका नौकर है उसी को। राजमोहन झा कथा अच्छी। तो राजमोहन झा का जो कथा है वो है भोजन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजमोहन झा के कौन पुरस्कार भेटलनी। तो राजमोहन झा जी को पुरस्कार जो है याद रखिएगा, वैदेहिक पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी मिला है और प्रबोध साहित्य सम्मान भी मिला है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कहिया भेटलनी, कहिया मिला था उनको? तो 16 के लिए जो राइट आंसर होगा वो भी होगा, क्योंकि 1967 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार जो है मिला था। हम अब आगू बढ़ब। आगू हमार चैप्टर या पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण पहिल प्रश्न हम देखब, ध्यान लगाओ अहूँ सब। क्वेश्चन है कि दिनेश्वर लाल आनंदक रचना अछि। दिनेश्वर लाल आनंद का रचना पर्यावरण है, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइच। पर्यावरण के शुद्धता के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? तो गाछ वृक्ष। गाछ वृक्ष के बिना संभव ही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि पेड़ पौधा भोजन हेतु वातावरण से लैत अछि। तो पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए वातावरण से प्यारे बच्चों लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें वो क्या देते हैं? तो हमें देते हैं ऑक्सीजन। ठीक, ये सब तो आप हिंदी में भी पढ़े, सॉरी यहाँ पर साइंस में पढ़ाई किए होंगे। मनुखक लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस अछि। तो मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस है ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। तो बी ऑप्शन आपका सी होगा सही, और इसे ही प्राण वायु भी कहा जाता है, ये नहीं तो प्राण नहीं। पर्यावरण नामक निबंध किनकर लिखल छनी। देखिए, तो 5 के लिए ए ऑप्शन से होगा दिनेश्वर लाल आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मल मूत्र यत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ त्याग करब वायुक डॉट डॉट मुख्य कारण छथि। तो मलमूत्र त्यागना जो है वायु के किस चीज़ का कारण है? तो प्रदूषण का। वायु प्रदूषण इसी से होता है जहाँ तक हम मलमूत्र त्याग कर देते हैं। गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ डॉट डॉट जीवनक अंग बनी गेल। यानी कि धार्मिक अंग तो है ही, और साथ ही साथ सांस्कृतिक अंग भी बन चुका है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। जीवन लेल सबसे आवश्यक अछि। तो हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए हवा का। तो याद रखेंगे, हवा के बिना आप 3 मिनट भी नहीं रह सकते, पानी के बिना आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं, अग्नि के बिना तो बहुत दिन रह सकते हैं, अन्न के बिना भी 10-15 दिन आप जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा प्रश्न प्यारे बच्चों है कि कौन चीज़ बिना लोग, है ना, 1-2 घंटा, कौन चीज़ बिना लोग 1-2 होना चाहिए, 1-2 घंटा भरी जीवित नहीं रही सकैत अछि। किस चीज़ के बिना लोग जो है 1-2 घंटा भी नहीं जीवित रह सकते हैं? तो वो है हवा। हवा के बिना 2 घंटा क्या भाई 10 मिनट आप नहीं रह सकते हैं। आगू हमारा प्रश्न है कि हमरा लोकनिक कौन गैस छोड़ैत अछि।
तो मैं मुंह से गैस छोड़ने की बात कर रहा हूँ, आप लोग कुछ और नहीं समझ लीजिएगा। तो हम लोग सॉरी नाक से, तो नाक से जो हम लोग गैस छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणक प्रमुख अंग नहीं अछि, पर्यावरण का मुख्य अंग क्या नहीं है। तो यहाँ पर 11 के लिए जो पर्यावरण के लिए मुख्य अंग नहीं है, देखिए हवा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जल भी जरूरी है, गाछ वृक्ष भी जरूरी है। अन्न जो है ना पर्यावरण का मुख्य अंग नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक। तो वायु के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी पानी का पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण के स्वच्छ रखवाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए गाछ वृक्ष सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, यह आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि संविधान से तो क्वेश्चन प्रत्येक साल आता ही आता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहीं से आएगा ये गारंटी है। चलते हैं, पहिल क्वेश्चन अहाँ के सामने यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना राज्यसभा के सदस्य रहलनी। ये राज्यसभा के सदस्य कब बने थे, तो 1952 ईस्वी में बने थे, डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। भाग्य नारायण झा का रचना अच्छी, तो भाग्य नारायण झा का जो रचना है वो है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला है आपके सामने 14 अप्रैल जयंती मनाओल जायज। 14 अप्रैल को किनका जयंती मनाया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाता है, जो हमारे संविधान का रचना किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार कईने रहती। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति हैं, 4 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर PhD तक डिग्री पौलनी, PhD होना चाहिए, तो PhD का डिग्री जो है ना वो कब पाए थे, तो वो पाए थे 1916 ईस्वी में, डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर रचयिता छथि, इस चैप्टर के लेखक कौन हैं, तो है भाग्य नारायण झा, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव केकर नियम छैक, तो उतार चढ़ाव जो है वो प्रकृति का नियम है। आपके जो जीवन है उसमें हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी आप अच्छे करेंगे कभी बुरे भी कर सकते हैं, ये उतार चढ़ाव आता ही रहता है। महार जाति बुझल जात रहेक, महार जाति कैसा समझा जाता था, तो वो अस्पृश्य यानी कि छुआछूत, यानी कि उसको छूना भी मतलब पाप समझा जाता था पहले महार जाति को। छुआछूत की भावना जानते हैं ना, अभी भी छोटे जाति बड़े जाति में कई जगह पर हमें छुआछूत देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग मतलब वो नहीं है, ज़्यादा जागरूक नहीं है, शिक्षा उनके अंदर नहीं है, वैसे लोग ही करते हैं, बहुत कम लोग हैं वैसे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभावान होना चाहिए। प्रतिभावान अंबेडकर 1912 ईस्वी में अर्थशास्त्र डॉट में डिग्री हासिल कैलनी, अर्थशास्त्र और किस में, तो अर्थशास्त्र के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में भी डिग्री प्राप्त किया था, तो यहाँ पर भरा जाएगा राजनीतिक शास्त्र। अगला हमारा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भेलनी, तो राज्यसभा का सदस्य वो कब मनोनीत किए गए थे, तो वो 1952 में किए गए थे, ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर जन्म भेलनी, तो इनका अगर जन्म का पूछ लिया लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई साल इनका यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 11 के लिए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 14 मार्च 1891 ईस्वी को, 14 मार्च 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला है कि परदेश नाम यात्रा वृत्तांत अच्छी, परदेश नाम का जो यात्रा वृत्तांत है वो किसका है, तो भाग्य नारायण झा का है, यह आप याद रखेंगे। अगला है कि भाग्य नारायण झा लिखित नाटक छने, भाग्य नारायण झा के द्वारा लिखा गया जो नाटक है वो है मनोरथ, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा।
अगला है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बी नहीं, सी ऑप्शन 14 के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर के PhD को उपाधि कहिया भेटलनी। तो उनको मिला था 1916 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान प्रारूप समिति होना चाहिए, कमिटी भी कहीं कहीं पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कमिटी का चेयरमैन के छला। तो इनके चेयरमैन जो है वो आप सभी जानते हैं BR अम्बेडकर हैं। तो भीमराव अंबेडकर आप याद रखेंगे। अगला है कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छला। तो प्रथम कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर ही थे, यह आप याद रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्ति व्यवस्था के कैलने छला। भीमराव अंबेडकर बहुत ही गरीब परिवार से थे, छात्रवृत्ति उनको मिला इसीलिए वो पढ़ पाए। तो किसने छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया था? तो याद रखेंगे बड़ौदा गायकवाड़ शासक, बड़ौदा का जो शासक था उसी ने करवाया था। अगला है कि अम्बेडकरक जन्म कौन प्रदेश में भेल छलनी। तो इनका जन्म जो है वो हुआ था मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कहिया लागू भेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मरणोपरांत अंबेडकर के कौन सम्मान भेटलनी। मर जाने के बाद अंबेडकर जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो वो मिला था भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार मिला था इनको। अंबेडकर कौन जाति छला, यानी कि किस जाति के थे वो? तो वो थे प्यारे बच्चों 22 के लिए जो राइट आंसर होगा वो महार जाति के थे। महार जाति आप याद रखेंगे। भागनारायण झा का प्रमुख पुस्तक छतनी। तो भागनारायण झा जी का जो वो पुस्तक है वो मनोरथ भी है, इसके बाद सोनक ममता भी है, परदेश भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, आप लोग भी चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिए। क्रैक चैप्टर, वाओ, ये तो ऐसा कहानी है ना, कहानी जितने भी प्यारे बच्चों है ना, कहानी का सारा आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि कहानी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो क्रैक का आप समझने की यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्रैक क्या है? तो क्रैक एक ऑटो चालक है, टेम्पो वाला सीधा कह सकते हैं। जरा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं क्रैक चैप्टर के बारे में सब कुछ। क्रैक एक ऑटो चालक था जो दरभंगा में, कहाँ पर? दरभंगा में ऑटो चलाया करते थे, वो टेम्पू चलाते थे। तो देखिए, क्रैक शीर्षक रचनाकार छथि। क्रैक शीर्षक के जो रचनाकार है वो कौन है? तो सीधा बताइएगा। इसके रचनाकार है उमाकांत। कौन है? उमाकांत। एक बार ये जा रहे थे तो इसी ऑटो से इन्होंने यात्रा किया था और उसी यात्रा को पूरा इन्होंने लिख दिया, वही बन गया क्रैक। अगला हमारा प्रश्न है अपन बात, है ना, निबंध संग्रह छी। अपन बात जो है ये निबंध संग्रह का नाम है, ये किसका है? तो 2 के लिए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ए, उमाकांत जी का रचना है अपन बात। अगला हमारा प्रश्न है कि मानी लिया जे ओकर ... क्रैक भेला। हाँ, तो क्या क्रैक हुआ था उसका? तो याद रखेंगे नाम। मान लीजिए कि उसका नाम ही क्रैक था। किसका नाम? ऑटो वाले का, जो टेम्पू चालक था उनका। अर दर गबैत खूब रेस में ... चलबैत रहे। वो हमेशा कुछ न कुछ गाते रहते थे और बहुत रेस में, यानी कि बहुत ही फास्ट में क्या चलाते थे? तो वो बहुत ही फास्ट में चलाते थे टेम्पो। क्या कहते हैं? टेम्पो कहते हैं मैथिली भाषा में ऑटो को। क्रैक कथा थी। तो क्रैक कथा जो है प्यारे बच्चों वो टेम्पो चालक का है, ऑटो चालक जिसका खुद नाम क्रैक है, लोग उनको क्रैक ही कहते हैं।
क्रैक कहकर बुलाते थे। उमाकांतक रचना अच्छी, तो उमाकांत जी का जो रचना है वो क्रैक पार्ट है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि टेम्पो चालकक नाम की अच्छी, तो टेम्पो चालक का नाम क्रैक है। देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा घुमा करके। क्रैक बेसी काल कौन भाषा बजैत छला, तो भाई साहब ज़्यादा वो मैथिली बोलते थे क्योंकि मिथिला के ही थे। ठीक है, देख रहा ना विनोद कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, मानी लिया जे ओकर डॉट डॉट क्रैक भेल, नाम क्या क्रैक था, तो नाम क्रैक था। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रैक शीर्षक कथाक कथाकार छथि, तो क्रैक शीर्षक कथा के जो कथाकार है 10 के लिए आपका ए ऑप्शन उमाकांत है। कौन है, उमाकांत। अगला हमारा प्रश्न डॉट डॉट गाड़ी है ना स्टार्ट क चली पड़ल, कौन गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े, तो क्रैक। 11 के लिए बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रैक के छल, ट्रक चालक एकदम नहीं, टेम्पो चालक थे। 12 के लिए भी टेम्पो चालक थे क्रैक, आप यह याद रखिए। आगे हम बढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के बारे में पढ़ाई करेंगे जो आपके हिस्ट्री में भी काम आएगा। हिस्ट्री जो पढ़िएगा प्यारे बच्चों वहाँ भी आपको यह सब चीज़ देखने को मिलता है प्रत्येक, क्योंकि सेम चैप्टर है। स्वतंत्रता संग्राम आप वहाँ पढ़े हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं, चीज़ों को सीखने का कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैलनी, तो कानपुर में जो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो नाना साहेब थे। कौन थे, नाना साहेब। अगला हमारा कि असहयोग आंदोलनक मुख्य पुरोधा छला, तो मुख्य पुरोधा थे महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन चलाए थे वही थे मेन हीरो इनके। भारत छोड़ो आंदोलन भेल रहे 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कैलनी, तो सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व करने का काम है, याद रखिए कोई एक आदमी ने नहीं किया है, क्योंकि पूरे भारत में हुआ था तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेता थे। जैसे बिहार से कुंवर सिंह थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब का जस्ट अभी आप नाम सुने हैं, तो ये तीनों लोग थे अगर इस ऑप्शन के अनुसार केवल देखा जाए तो, किसी एक ने नहीं किया है। आगे बात करेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष बनला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो 5 के लिए राइट आंसर आपका ये होगा WC बनर्जी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा लेखक छथि, इस पाठ के लेखक कौन है, तो 6 के लिए जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका बी होगा रत्नेश्वर मिश्र। कौन थे भाई, रत्नेश्वर मिश्र, आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न, सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, तो आप 7 के लिए याद रखेंगे 1857, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। इसी को 1857 का क्रांति भी कहते हैं या 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। सब चीज़ आप याद रख सकते हैं। भारत स्वतंत्र भेल लो, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है। हम भारतीय हैं, हमें ये नहीं याद रहेगा तो क्या याद रहेगा। देख रहा है विनोद कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो 1947 में याद हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना भेल, तो 9 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये होगा दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस पार्टी का स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेरठ सैनिक छावनी में विद्रोह कईने छला, मेरठ सैनिक छावनी जो है वहाँ पर विद्रोह किसने किया था, तो 10 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो प्यारे बच्चों आपका ए होगा, मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला, इतिहास में जो प्रसिद्ध विद्वान है निम्नलिखित में से किसे आप कह सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन ईश्वरी प्रसाद, बी ईश्वरी प्रसाद आप याद रखिए। इसके बाद है कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी डॉट डॉट कांग्रेसक स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला, तो अभी जस्ट बोले हैं ICS अधिकारी जो था वो A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम यहाँ पर आप खाली स्थान में भरेंगे क्योंकि इन्होंने ही
कांग्रेस का स्थापना किया था। तो कांग्रेस का स्थापना करने वाले कौन है? A.O. ह्यूम। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है वो कब हुआ था? 13 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि रत्नेश्वर मिश्रक जन्म कौन जिला में भेल छल? तो आपके 14 के लिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। भारत में कांग्रेसक संस्थापक छला। तो भारत में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ ना, उसका स्थापना करने वाले हैं A.O. ह्यूम। एक क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, बंगभंग आंदोलन कहिया भेल? तो बंगभंग आंदोलन प्यारे बच्चों याद रखेंगे 1905 में शुरू हुआ था, क्योंकि अंग्रेज ने कहा था कि बंगाल को 2 भागों में हम तोड़ देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसक अध्यक्ष कहिया बनला? तो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। सी ऑप्शन आप याद रखिए। संविधानक 42वां यानी कि 42वां संशोधन द्वारा कतेक मूल कर्तव्य निश्चित कयल गेल? तो संविधान में हमारे जो मूल कर्तव्य उल्लिखित है वो टोटल 8 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि रत्नेश्वर मिश्रक निबंध अच्छी। तो रत्नेश्वर मिश्र का जो निबंध है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा। ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला है कि बिहार में विद्रोहक अग्नि के प्रज्वलित कईने छला? तो बिहार में विद्रोह का हम जस्ट आपको बताए भी थे, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आरा के रहने वाले थे, जगदीशपुर गांव, और काफ़ी इन्होंने मेहनत किया था। 80 साल का जवान भी इन्हें कहते हैं वीर कुंवर सिंह को, क्योंकि 80 साल के उम्र में जितना इन्होंने लड़ा आज उतना युवा नहीं लड़ते हैं भाई साहब, आप सोच सकते हैं। अगला है कि बंगाल विभाजन मांग कहिया भेल छल? तो बंगाल विभाजन का मांग प्यारे बच्चों 1905 में ही हुआ था, और 1905 में ही हम लोगों ने बंगभंग आंदोलन भी शुरू कर दिया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि रत्नेश्वर मिश्र कौन रूप में मैथिली में प्रसिद्ध नहीं छथि? मतलब मैथिली में प्रसिद्ध किस रूप में वो नहीं हैं? तो राजनीतिक के रूप में नहीं है, राजनेता वो नहीं थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि महेंद्र मलंगिया नाटक लिखित छथि, लिखित होना चाहिए, लिखित छथि। तो किस प्रकार का नाटक लिखते हैं महेंद्र मलंगिया? तो आप इसके लिए जो है लेबरा अनहार जो चैप्टर है इसके लिए आपका 1 के लिए राइट आंसर डी होगा। मैथिल समाजक विभिन्न समस्या पर, मैथिल जो समाज है, मिथिला में जो समाज है उसमें क्या क्या समस्या है उसी पर वो ज़्यादा नाटक लिखा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति पौने छथि साहित्यक विधा में, किस विधा में वो ज़्यादा फेमस हैं? तो 2 के लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, नाटक में वो ज़्यादा फेमस है, नाटक ज़्यादा लिखा करते थे वो। अगला है कि लेभराह अन्हार में एकटा इजोत साहित्यक विधाक अंतर्गत अबै छै, ये क्या है भाई? लेभराह अन्हार में एकटा इजोत, तो आपका यहाँ पर 3 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, एकांकी है यह क्या है? एकांकी है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कोई लाख चूल्ही पर टूटा चाहक ... चढ़ल रहल। तो कोयला के चूल्हे पर क्या जो है टूटा हुआ चढ़ा हुआ था? तो वो केतली, टूटा हुआ केतली चढ़ा हुआ था। अगला है कि घोड़ा कहिया ... करते का? तो घोड़ा जो है 5 के लिए जो राइट आंसर होगा सी, पाउज। पाउज जानते हैं ना, पाज करना, जुगाली कहते हैं जिसको हम लोग। तो जो जैसे मुंह चलाता रहता है जानवर से, खाना खा लेने के बाद वो मुंह चला चला करके उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ते रहते हैं, उसे कहते हैं पाउज या जुगाली या पाज करना भी कई लोग बोल देते हैं कि पाज कर रहा भाई तुम। तो ये घोड़ा नहीं करते हैं, घोड़ा जुगाली नहीं करते हैं, यह आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत
एकांकीकार थिका, यानी कि इस एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो वो है महेंद्र मलंगिया। महेंद्र मलंगिया आप याद रखेंगे। मंच पर दृश्य बनल अच्छी, तो मंच पर किस चीज़ का दृश्य बना हुआ है? तो 3टा। कितने दृश्य में इस कहानी को दिखाया गया है? 3। चाह पानक पाई देलनी, चाह पान का पाई किसने दिया था? तो आपका यहाँ पर जो 8 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो मास्टर साहेब। मास्टर साहेब चाय पान का पाई दिए थे। ग्रामीण लोकनिक बैसार के कलनी, जो उसको पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा था, तो इन्होंने बैठा किया था मास्टर साहब ने। 9 के लिए सी, मास्टर साहब ने ही गांव के लोगों को बैठाया था कि भाई आप लोग कुछ निदान निकालिए, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है। लेवरा अनहार में एकटा इजोत किनक रचना छथी अच्छी, तो वो है महेंद्र मलंगिया जी का। अगला हमारा प्रश्न है कि छात्र सब कथी पर बैसल छल? जो तो छात्र सब जो है वो आपके ज़माना वाले छात्र का बात नहीं है, पुराने ज़माना के छात्र का बात है। बोरा पर बैसल छल, किस पर? बोरा ले गया था वो लोग। महेंद्र मलंगिया रचना अच्छी, तो 12 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये होगा, लेभराह अनहार में एकटा इजोत, इसका रचना है। बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कतई होइत अच्छी, जो बीच वाला दृश्य है इस कहानी में वो कहाँ पर पढ़ाई होता है? दलान में। दलान में पढ़ाई हो रहा है, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबा का आत्मीयता से सारा क्वेश्चन आने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण, देखने सीखने और समझने की आप कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाबा का आत्मीयता का रचयिता अच्छी, आत्मीयता का नहीं, तो बाबा का आत्मीयता जो रचयिता है वो कौन है? वो है अशोक। अशोक आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न प्यारे बच्चों है कि बाबा के बहुत रास डॉट डॉट पसीन नहीं छलनी, तो क्या नहीं पसंद था? तो बात, बहुत सा बात जो है ना वो उनको पसंद नहीं था। संधान पत्रिका के संपादक छला, संधान पत्रिका जो उसके संपादक थे अशोक, जो आपके लेखक हैं। अशोकक पोथी छनी, अशोकक पोथी यानी कि उनका किताब क्या है? तो 4 के लिए आपका राइट आंसर ये होगा मैथिल आँख। अगला है कि बाबा डॉट डॉट बिरिछ बर पसिन रहनी, तो किस बिरिछ नहीं है, बरिछ है, बिरिछ, हाँ, किस का बिरिछ उनको बहुत ज़्यादा पसंद था? तो 5 के लिए सी ऑप्शन होगा के गाछ, बाबा के गाछ वृक्ष, हो बाबा के गाछ वृक्ष जो है ना वो बहुत पसंद था। अगला हमारा प्रश्न है कि पंडित सब कतेक तरहक चश्मा डॉट डॉट हुनका देखौलनी, पंडित सब कितनी तरह का चश्मा दिखाया बाबा को? तो 6 के लिए राइट आंसर से होगा लगा क, कतेक तरह चश्मा लगा क हुनका जो है दिखाने का काम किया गया था। अशोकक रचना अच्छी, अशोक का रचना क्या है? तो बाबा का आत्मीयता के रचनाकार अशोक है, तो आपका वही सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न है कि बाबा का आत्मीयता की तात्पर्य अच्छी, बाबा के आत्मीयता का क्या मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है? तो 8 के लिए राइट आंसर ये होगा, यानी कि बाबा के कौन कौन वस्तु पसंद छलनी, इस बारे में ही ज़्यादातर इस चैप्टर में यानी कि इस पाठ में बात जो है किया गया है। अगला हमारा जो यहाँ पर प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि बाबा के की पसंद छलनी, यानी कि बाबा को क्या क्या पसंद था? तो गाछ वृक्ष पसंद था, पोखरी पसंद था, माछ और मखान सभी उनको पसंद था, तो डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बाबा के की बात पसंद नहीं छलनी, कौन सा बात पसंद जो है उनको नहीं था? तो याद रखिएगा कथनी ओ करनी में अंतर, जैसा आप कहते हैं वैसा कीजिएगा नहीं, तो ये बात बाबा को पसंद नहीं था। बेसी बोलना, ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं था।
अनाप शनाप गप, ये भी उनको पसंद नहीं था। तो उपरोक्त सब यानी कि डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही होगा। बाबा में आत्मीयता कतई सौ एलनी, उनमें आत्मीयता कहाँ से आया? तो लोक संस्कृति से, लोक संस्कृति के माध्यम से ही उनको इतने आत्मीयता देखने को मिला उनमें। 100 से भारत यानी कि पूरा भारत बाबा के कौन नाम से जनित छल? तो पूरे भारत में बाबा को नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता था, नागा अर्जुन। ओही रातिक चोर, ये जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? तो ओही रातिक चोर के जो लेखक हैं वह हैं अशोक। ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। भारी छिपा भात बतहिया वाला जो चैप्टर है, क्वेश्चन आपके सामने है कि कन्यादान उपन्यासक हिंदी अनुवाद कैलने छथि। कन्यादान जो उपन्यास है इसका हिंदी अनुवाद करने का काम याद रखिएगा विभा रानी ने किया है। ये ऑप्शन आप याद रखें। बतहिया बोली केहन छल, बतहिया का जो बोली है वो कैसा था? तो वो मिठगर, मिठगर मतलब समझते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि विभा रानी कथा संग्रह अच्छी, विभा रानी के कथा संग्रह का नाम क्या है? तो खोह स निकसैत, खोह स निकसैत, ये आप याद रखेंगे। बतहिया की छल, तो बतहिया जो है वो मजदूरनी छल, मजदूरी का काम करती थी। अगला प्रश्न है कि बतहिया का असल नाम की छलेक? तो 5 के लिए ये जो है नगेश्री, बतहिया का असल नाम नगेश्री था। अगला हमारा प्रश्न है कि बतहिया के केकटा संतान अच्छी। तो यहाँ पर आपके जो 6 नंबर प्रश्न हैं, 6 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 संतान टोटल बतहिया का था। बतहिया के की देखबाक सिहनता छलक, तो बतहिया को देखने का शौक था भारी छिपा भात, भारी छिपा भात देखने का उनको शौक था। बतहिया के बात पर कौन महिला हंसे लागल? तो हंसने लगी रामपट्टी वाली हंसने लगी। भारी छिपा भात तक रचयिता छथि, भारी छिपा भात जो है इसके रचयिता 9 के लिए आप सी ऑप्शन विभा रानी है। अगला हमारा प्रश्न है कि बतहिया के पति छल, बतहिया के पति जो है वो बुढ़वा छल, बहुत बूढ़ा था वो। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि जेम हरे देख लही खीर ओमरे बैसली फिर, जो है लोकोक्ति अच्छी। तो ये लोकोक्ति है प्यारे बच्चों भारी छिपा भात शीर्षक का। अगला हमारा पाठ है शिव गीत। क्वेश्चन आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। विद्यापति का संग तुरिया राथी, विद्यापति के संग तुरिया कौन थे? तो शिव सिंह उसके ही क्लास फ्रेंड थे, समझ सकते हैं सीधा बात। विद्यापति की रचना अच्छी शिव गीत, आपके पाठ में तो यही दिया गया है, वैसे तो बहुत सारा रचना है इनका। इसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैन विद्यापति सुनहु महेश्वर कहत अछि, ये किसने कहा है? तो ये खुद विद्यापति का लिखा हुआ लाइन है। अबहट में विद्यापति की रचना अच्छी, तो अबहट में जो रचना है वो आप याद रखेंगे कि कार्तिलता और कार्तिपताका, ये दोनों हैं। तो सी और ए दोनों डी एन ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरी बेरी अरे डॉट डॉट, तो बेरी बेरी अरे डॉट डॉट में क्या होगा? शिव, बेरी बेरी अरे शिव, बेरी बेरी अरे शिव होगा। नहीं डॉट डॉट अनुकंपा, तो 6 के लिए राइट आंसर आपका सी होगा आदर, नहीं आदर अनुकंपा, ऐसा ये होगा। ई डॉट डॉट कैल तुअ सेवा, तो 7 के लिए राइट आंसर होगा ई जानी कैल तुअ सेवा, यानी कि यह जानकर मैंने आपका सेवा किया। विद्यापति जन्म स्थान अच्छी, तो 8 के लिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिस्फी में जन्म इनका हुआ था, मधुबनी में यह गांव है।
शिव के खेती करबाक लेल के कहैत छथि। शिव को खेती करने के लिए बोलती है पार्वती, तो पार्वती बी ऑप्शन आपका सही होगा। विद्यापति राज पंडित बनला, विद्यापति राज पंडित बनला कहाँ, किस दरबार का राज पंडित थे, तो वो थे शिव सिंहक दरबार में राज पंडित थे, राजा था वो शिव सिंह भाई। 11 विद्यापति कथा संग्रहक की नाम अच्छी, तो विद्यापति के कथा संग्रह का नाम है पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यापति ख्याति पौलनी किस चीज़ में वो फेमस थे, तो मैथिली पदावली लिख करके वो फेमस हुए मिथिला के अंदर। विष्णु पूजा कौन फूल सा होइत अछि, तो विष्णु का पूजा जो चंपा के फूल से किया जाता है। अगला हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न है कि शिवक का प्रमुख कार्य की छनि, तो 14 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ये होगा भीख मांगना। भीख मांगना शिव जी का प्रमुख काम है, अब आप समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि शिव गीत के रचयिता छथि, तो शिव गीत के जो रचयिता है 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा विद्यापति। शिव गीत के रचयिता कौन है, विद्यापति है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर, विद्यापति रचना अच्छी। 16 के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए होगा शिव गीत। आगू बढ़ब आ देखब अगला प्रश्न के, शिवक पूजा की लऽ कऽ होइत अछि, तो आक धतूर से शिव जी का पूजा होता है, ये ऑप्शन आप याद रखेंगे 17 के लिए। अच्छा, आक धतूर भांग बेलपात ये सबसे होता है भाई, एक मिनट, धतूर भांग बेलपत्र ये सब से होता है इनका पूजा, तो डी ऑप्शन आप याद रखें। समय साल पाठ 100 हम अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखो जा रहा छी, समझे के कोशिश करब। क्वेश्चन आपके सामने है, समय साल पाठ 1 मिनट आप दीजिए। एक मिनट, अगला हमारा क्वेश्चन है कि समय सालक रचयिता छथि। समय साल जो आपका पाठ है इसके रचनाकार कौन है, तो आपका जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो चंदा झा होगा। चंदा झा इस पाठ के रचयिता है, लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि चंदा झा का रचना अच्छी, तो बिल्कुल अगर चंदा झा का रचना यहाँ पर पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे मिथिला भाषा रामायण आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है चंदा झा का प्रमुख रचना छथि, तो प्रमुख रचना में प्यारे बच्चों वही है मिथिला भाषा रामायण, हम पीछे के चैप्टर में भी बात किए थे। भर्द सुखायल धान डॉट डॉट, भर्द जो है यानी कि भादो जो है सुखा गया और धान क्या हुआ, तो भाई साहब धान जो है ना वो दहा गया, दहा गया मतलब बाढ़ आने के कारण। कोना डॉट डॉट कटत जीउत की खाए, कैसे कटेगा, कोना क्या कटने की बात किया जा रहा है, तो दीन, कह रहा है कि कोना दीन कटत जीउत की खाए, कैसे दिन कटेगा, क्या खाकर जिएंगे, ये बात है। कवीश्वर नाम स प्रसिद्ध अच्छी, तो कवीश्वर के नाम से प्रसिद्ध है अपने चंदा झा, कवियों के ईश्वर है वो। चंदा झा का निधन भेलनी, तो चंदा झा का निधन जो है 1907 ईस्वी में हो गया, याद रखेंगे। भदैया फसिल कौन मास में होइत अछि, नाम से स्पष्ट है भदैया, तो भादो मास में ही होगा, भादव मास याद रखेंगे। कमला मायक पूजा कौन उद्देश्य से कइल जाइत अछि, भाई साहब इसीलिए किया जा रहा है ताकि बाढ़ी नहीं अयबाक लेल, ताकि बाढ़ न आए, इसलिए किया जा रहा है कमला नदी का पूजा। चंदा झा का कविता का शीर्षक अच्छी, तो चंदा झा का जो कविता है वो है समय साल, क्या है, समय साल। मिथिला भाषा रामायण किनका रचना अच्छी, चंदा झा, ये ऑप्शन 11 के लिए आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि चंदा झा का पूरा नाम छलनी, इनका पूरा नाम था चंद्रनाथ झा,
आगे बढ़ेंगे, चंदा झाक जन्म कौन गांव में भेल छलनी। 13 के लिए आपका बी ऑप्शन, पिंडा रुच याद रखेंगे, पिंडा रुच कहीं पे लिखता है, कहीं रुच लिखता है। आगे बढ़ेंगे, भाभी भरदुतिया विधान है चैप्टर से हमारे सारे प्रश्न आने वाले हैं। क्वेश्चन है कि मधुप जी के कौन कृति लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी। तो मिला था विरह, राधा विरह जो रचना है उनके कारण। काशीनाथ मिश्र मधुपक रचना छी। तो भाभी भरदुतिया विधान है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मधुप उपनाम अछि। तो काशीकांत मिश्र आपका बिल्कुल जो है 3 के लिए सही आंसर होगा। अगला है कि कवि चूड़ामणि उपाधि छनि। कवि चूड़ामणि किसको कहा जाता है? कौन है कवि चूड़ामणि? तो वो काशीकांत मिश्र मधुप को ही कहा जाता है। घसल अठन्नी होना चाहिए, अठन्नी लिखा है। अठन्नी का रचयिता छथी होना चाहिए, छवि नहीं छथी, हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के लिए राइट आंसर आपका जो है ना बी हो जाएगा, काशीकांत मिश्र मधुप। नेक्स्ट बात करेंगे, भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता अछि। तो काशीकांत मिश्र मधुप हो जाएगा। नीपी झलकिले दुवरिया। नीपी झलकिले दुवरिया, कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन भरा जाएगा ये बताना है। तो याद रखेंगे कि बी और सी, घर आंगन। पढ़ो अब, नीपी झलकैले घर आंगन दुवरिया, नीप करके झलका दी है घर आंगन और द्वार। अगला हमारा प्रश्न है कि सुनीते साइकिल घंटी पाखी अखिया। तो साइकिल का घंटी सुनते ही वो दौड़ जाती थी, लगता था कि उनका ही भाई आया होगा। तो यहाँ पर जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ राइट आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। तो आपके यहाँ पर जो प्रश्न है 8 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भी होगा बिनु। ठीक है, बिनु पाखी बिनु अखिया, वो भाई को देखने के लिए दौड़ जाती थी। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भरदुतिया पावनी में किनका जो है न्योतल जाइत अछि, यानी कि किसको न्योता दिया जाता है भरदुतिया पर्व में, यह पूछा जा रहा है। तो भैया के, किसको? भैया को, भाई बहन का ये पर्व है, याद रखिएगा। मधुप जी का पैतृक गांव छलनी। इस क्वेश्चन में जो है हल्का कन्फ्यूजन है कि मधुप जी का पैतृक गांव कहाँ है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और सर्च करके देखिएगा कि मधुप जी का पैतृक गांव जो है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बहिन भाई, क्या लिखा है? बहिन भाई लेल की वर मांगैत छथि। तो औरदा, ज़्यादा उनका उम्र हो, इसका जो है वरदान मांगती है बहन अपने भाई के लिए इस पर्व में। भैया के नहीं अइला पर उल्हन के देलखिन। तो भाई साहब आप जानते हैं ननद और भौजाई का जो रिश्ता है वो सांप और नेवले जैसा होता है। तो भैया जब नहीं आए तो उनकी ननद जो है ना उनको उल्हन, यानी कि क्या कहा, तो उसको ताना मार रही थी कि हम तो पहले ही जानते थे कि नहीं आएगा, तुम ऐसे ही फालतू का तुम तैयारी वारी करके बैठी थी, ये सब बोल रही थी उनकी ननद। ठीक है, भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता छथि, इसके रचयिता कौन है? तो 13 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो काशीकांत मिश्र मधुप, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि काशीकांत मिश्र मधुप पक कविता के शीर्षक छलनी। तो ये भाभी भरदुतिया विधान है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि सुनते साइकिल के घंटी पाखी आँखिया। तो 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, यानी कि बिनु पाखी बिनु अखिया।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि राधा विरह को कौन जो है विधा का रचना अच्छी, तो ये उपन्यास है, सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। इसके बाद है कि घंटी का आवाज़ सुनी बहिन सड़क दिस दौड़त अच्छी, किस चीज़ का घंटी, तो साइकिलक घंटी। साइकिल का घंटी का आवाज़ जैसे ही सुनती है कि बहन दौड़ के आती है सड़क की ओर कि मेरा ही भैया तो नहीं आए हैं। अगला है हाँ आप भेल वर्षा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जो आपका चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रकृति से संबंधित है इसीलिए। पहला क्वेश्चन है कि यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनी, तो यात्री जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो हाँ आप भेल वर्षा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पत्रहीन नग्न गाछ पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यात्री उपनाम सँ विभूषित कयल गेल अछि, किसको विभूषित किया गया है, तो वैद्यनाथ मिश्र को यात्री के नाम से जानते हैं हम लोग। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना अछि, तो हाँ आप भेल वर्षा इन्हीं का रचना है। आगे हमारा प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलनी, इनका जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि जुरा जयंती डॉट मौन प्राण, तो 5 के लिए सी होगा यानी कि धरतीक। जुड़ा जयंती जय तनी धरतीक मौन अप्राण, जब वर्षा होगा तो धरती का मन और प्राण जुड़ा जाएगा, ऐसा बात किया गया है। प्रतीक्षा में बीती डॉट एक कद एक पहर, तो यहाँ पर 6 के लिए राइट आंसर सी होगा गेल, तो प्रतीक्षा में बीती गेल कद एक पहर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भरी भरी दिन डॉट लोक, भरी भरी दिन जो है वो याद रखिएगा कि धान रोपत लोक, जब वर्षा होगी तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि लोग भर भर दिन क्या करेंगे, धान रोपेंगे। कल्पनाक स्वर्ग में डॉट लोक, तो यहाँ पर जो है ना बुलत, कल्पनाक स्वर्ग में बुलत यानी कि टहलने की बात हो रही है, बुलत मतलब हाँ डॉट भेल वर्षा, तो हाँ ताब नहीं जाब नहीं खाब नहीं आब, हाँ आप भेल वर्षा, तो यहाँ पर खाली स्थान में भरेंगे आब। अगला प्रश्न है कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता रचयिता छथि, तो 10 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, यानी कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री इसके रचयिता हैं। अगला है कि वर्षाक प्रतीक्षा लोक किएक करैत अछि, 11 के लिए राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि खेती करबाक उनको जरूरी है, खेती करबाक लेल। हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता छथि, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री 12 के लिए आप सही याद रखेंगे। अगला है कि मेघक अढ़ में कथी झाँपल रही गेल, तो वो झाँपा रह गया कौन चीज़, तो 13 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। मेघ मतलब बादल में झंप जाता है सूर्य, आप जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्षा प्रतीक्षा में भगवान के की सुनय पड़ैत छनि, वर्षा के प्रतीक्षा में भगवान को निंदा सुनना पड़ता है, लोग कहते हैं कि कैसा निर्दयी भगवान है, सुन भी नहीं रहे हैं, वर्षा नहीं दे रहे हैं। वर्षा भेला पर भगता की करता, तो भगता जो है वो गह्वर के सफाई करता, जो वो भगता होते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, सलहेश पूजा के जो भक्ता होते हैं वो। यात्री जी को मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि, तो मैथिली साहित्य में याद रखिएगा कि चित्रा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एहन काल घटा जो है हमर राइट लोक डॉट घर में, तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये एडसक कालनाग जो आपका पाठ है उसी पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। तो अचेत परल, ऐसा कालनाग है ना एड्स कि लोग जो है वो अचेत पड़ा हुआ है घर में,
तो डी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एड्सक कालनासँ रक्षाक लेल ककर आवश्यकता अछि। तो इसके लिए आवश्यकता है चरित्र का। आपका चरित्र अच्छा है, आप चरित्रवान मनुष्य हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चरित्रहीन लोग जो होते हैं उसी को एड्स का समस्या देखने को मिलता है। एड्स रोग अछि, 3 के लिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जानलेवा। ये जान लेके ही मानता है। अगला प्रश्न है कि एड्सक कारण अछि, एड्स का कारण क्या है। तो 4 के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल से होगा, गलत योनि संपर्क। ठीक है, गलत योनि संपर्क, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेतः बाल युवा नवतुर जन डॉट डॉट चेतावैछ, यानी कि कभी चेता रहे हैं, यानी कि वार्निंग दे रहे हैं बालक लोगों को और युवा लोगों को। तो 5 के लिए राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका सी होगा, मोनक मित। ठीक है, चेतः बाल युवा नवतुर जन मोनक मित चेतावे। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन व्यक्ति एड्स से नहीं डरैत अछि। कौन सा व्यक्ति एड्स से नहीं डरता है। तो सच्चरित्र, यानी कि जिसका चरित्र अच्छा है। एड्सक कालनागक कवि छथि। तो एड्सक कालनाग के जो कवि हैं वो आप याद रखेंगे, चंद्रभानु सिंह, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि एटम बम से भयानक कौन रोग अछि। तो एड्स एटम बम से भी भयानक है। एड्स के पराजित कैल जा सके, किससे आप उसको हरा सकते हैं। तो चरित्रक बल से, आपका चरित्र अच्छा होगा तो एड्स हार जाएगा, आप जीत जाएंगे। जय जवान जय किसान नारा लगाते हुए, जोश भरते हुए इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो चैप्टर है जय जवान जय किसान, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नाचय में छम छम नटुआ शोभा अपरूप डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो आपका डॉट डॉट है, यानी कि खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान को नाचने की बात करी गई है। अगला प्रश्न है कि सिपाही कतई लड़ै अछि। सिपाही कहाँ लड़ रहा है। तो सीमा पर लड़ रहे हैं सिपाही, घर में तो लड़ेंगे नहीं। जय जवान जय किसान कविता में किनकर चर्चा अछि। तो भाई साहब किसान की भी है, जवान की भी है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के लिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदे बूंदे की भरत अछि। तो बूंदे बूंदे प्यारे बच्चों भरता है तालाब, घैल, समुद्र, ये सब बूंद बूंद से ही भरता है। किसान की करैत अछि। तो किसान क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, अन्न उपजबैत अछि, यानी कि अन्न उपजाते हैं किसान। जय जवान जय किसान कविताक रचनाकार के छथि। तो जय जवान जय किसान जो कविता है उसके रचनाकार है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला हमारा प्रश्न सामने है कि ममता के राखब डॉट डॉट केर। तो जान, ममता के राखब जान केर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मैथिली फिल्म ममता गाबै गीत बनैबाक श्रेय अछि। ये किसको श्रेय जाता है, किसने इनमें पूरा काम किया था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि अनेकता में एकता विशेषता थी। भारत का विशेषता है भाई साहब। 9 के लिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाचय में छम छम नटुआ शोभा अपरूप डॉट केर, ये किसका शोभा है, हिंदुस्तान का शोभा है। ये हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है। करमवीर पाठ आपके सामने हैं, आप भी करमवीर बन सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़िएगा तब करमवीर बनिएगा, आधा पढ़ के छोड़िएगा तो नहीं बनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि करमवीर निश्चित डॉट डॉट विघ्न रहे नहीं ठाड़, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा। तो डी होगा, यानी कि करमवीर निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाड़। करमवीर के पथ पर निश्चित है कि विघ्न, यानी कि बाधा नहीं रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है
कि जे व्यक्ति कालकूट रूपी विष पीबी जग में अमृत बिरन कय सकैत अछि वह नेता रूपी डॉट डॉट कहा सकैत अछि। वो नेता रूपी क्या कहला सकता है? तो 2 के लिए राइट आंसर आपका सी होगा, शिव कहला सकता है, या ब्रह्मा कहला सकता है, विष्णु कहला सकता है। तो 2 के लिए शिव आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए कि पर्वत सदृश अडिग के रही सकैत अछि। तो करमवीर पर्वत के जैसे अडिग रह सकते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि करमवीर केर रचयिता छी। तो करमवीर के जो रचयिता है 4 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दीनानाथ पाठक। ठीक है, दीनानाथ पाठक बंधु कह सकते हैं इसे। आगे हमारा प्रश्न है कि मृत्युलोक स यानी कि मृत्युलोक स देवलोक धरी डॉट डॉट को ओ कहबै छ। वो क्या कहलाते हैं? मृत्युलोक से देवलोक तक वो नेता कहलाते हैं, जो करमवीर होते हैं वह। करमवीर केहन होइत अछि। तो 6 के लिए जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो आपका बी होगा, यानी कि निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि धनक चोट सही डॉट डॉट धासु सा होइत जखन तरु आरी। तो यहाँ पर जो है ना 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा वह आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 के लिए आपका करमवीर से रिलेटेड जो आंसर होगा वो आपका सी, लौह। ठीक है, धनक चोट सही लौह जो है ना धातु सा होइत जखन तरु आरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आपके सामने, यानी कि कविता का लाइन है, सीधा समझिए। करमवीर कविता कोन पोथी सा संकलित अछि। 8 के लिए ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, चाणक्य जो बुक है वहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि दीनानाथ पाठक बंधु की रचना अच्छी। तो करमवीर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाणक्य महाकाव्य रचनाकार छथि। तो वो है दीनानाथ पाठक, चाणक्य के रचनाकार। करमवीरक प्रकाष्ट्य है होइत तखन जखन। करमवीर कब प्रकट होते हैं वो पूछ रहा है। तो समाज अंग शिथिल होइत, यानी कि जब समाज में कोई एक्टिव ना हो। स्वदेश अंग शिथिल होइत और अनिति सँ मानवताक त्रस्त होइत, तब जाके प्रकट होते हैं उक्त तीनों, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जय जवान जय किसान से है, जो कि एकदम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें लगता है कि यह जो चैप्टर है वो डबल आ चुका है, दोबारा आ चुका है। तो इसके सारे प्रश्न को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसे आपने ये सब पढ़ाई कर लिया है, रिपीट हो गया पता नहीं। वंदना चैप्टर हम पढ़ेंगे। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कतई शब्दीन जो है मंत्रोच्चारण होइत अछि। कहाँ पर शब्दीन मंत्र का उच्चारण होता है? 1 के लिए बी ऑप्शन याद रखेंगे, मिथिला में। अगला हमारा प्रश्न है कि वंदना कविता का रचयिता छथि। वंदना कविता के जो रचयिता है वह है विद्यानाथ झा विदित। अगला हमारा प्रश्न है के ककरो में किछु दान नहीं लेलनी। तो 3 के लिए ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, अयाची मिश्र। केकरो से यानी कि किसी से भी भिक्षा नहीं लिए। मातृभूमिक माटी सा बढ़ी श्रेष्ठ डॉट डॉट दुलार की। मातृभूमि के माटी से बढ़ के क्या दुलार है? आर, श्रेष्ठ आर दुलार की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ताही भूमिक अर्चना से श्रेष्ठ डॉट डॉट धर्म की, दोसर धर्म की। दोसर यहाँ पर भराएगा, पूरा सही आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि विद्यानाथ झा विदितक रचना अच्छी। तो इसके रचनाकार 6 के लिए बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, वंदना है। 6 के लिए बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारती के छली। तो 7 के लिए बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, मंडन मिश्रक पत्नी भारती थी। अगला हमारा प्रश्न है कि मातृभूमिक है ना वंदना से श्रेष्ठ पावन डॉट डॉट की। तो
तो 8 के लिए सी ऑप्शन है आप धर्म, कोई धर्म नहीं है मातृभूमि के वंदना से बढ़ करके। आगे है कि मातृभूमि को वंदना सर्वश्रेष्ठ पावन धर्म की पंक्ति अच्छी। ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके वंदना शीर्षक से ही। अगला हमारा प्रश्न है बच्चा पाठ से रिलेटेड, समझने की कोशिश करिएगा बच्चा पाठ से रिलेटेड सारे प्रश्न को। क्वेश्चन आपके सामने हैं। उदय चंद्र झा विनोदक रचना अच्छी, तो बच्चा। आगे आपका क्वेश्चन है कि बच्चा केर रचयिता अच्छी, उदय चंद्र झा, उल्टा करके पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवनक अर्थ होइच डॉट डॉट, बच्चा। जीवनक अर्थ क्या होता है, बच्चा होता है। बच्चा नहीं तो डॉट डॉट नहीं, बच्चा नहीं तो किछु नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रेमचंदक बच्चा कथा का अनुवादक थिका, तो 5 के लिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आशुतोष झा आपके बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है डॉट डॉट सहारा होइच, कौन सहारा होता है प्यारे बच्चों, तो ए ऑप्शन बूढ़ाक, हाँ बुढ़ापा सहारा होता है। बच्चा जो है हमारे बुढ़ापा के लिए सहारा होता है। उदय चंद्र झा विनोदक कविता संग्रह छनी, तो कहलनी पत्नी इनके कविता संग्रह का नाम है। उदय चंद्र झा विनोदक रचना छनी, तो ये 8 के लिए जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बच्चा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिशा दशा डॉट डॉट क्षेत्र ज्ञान, दिशा दशा का ज्ञान है। नेक्स्ट है कि बच्चा ककरा कहल जाइच, बच्चा किसे कहते हैं, तो बच्चा कहते हैं नवोद्भिद वंशज को, और गायक नवजात बच्चा के भी हम बच्चा कहते हैं, कोनो को नहीं। जिसके लिए आपका राइट आंसर होगा ए, नवोद्भिद जो बच्चा है जो नया जन्म लिया है वो बच्चा कहलाता है। जीवनक ध्रुव तारा ककरा कहल जाइच, तो ध्रुव तारा भी हम कहते हैं बच्चा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा कविता कतई सौ संकलित अच्छी, कहाँ से लिया गया है, तो वो पत्नी जो आपका संग्रह है वहाँ से लिया गया है। जीवन के मान दैत बच्चा पंक्ति अच्छी, ये पंक्ति जो है बच्चा शीर्षक से लिया गया है। रौदी अच्छी पाठ हमारे सामने है, समझने की कोशिश करिएगा। रौदी दाही स कविक की तात्पर्य अच्छी, तो रौदी दाही का सीधा सीधा मतलब है गामक तबाही, गांव का जो तबाही हो रहा है वो। हमारा ले डॉट डॉट सन धैन सन, यहाँ पर एक कविता का लाइन है, सीधा समझिए उसमें से खाली स्थान है। प्राकृतिक प्रकोप के हम की बुझैत छी, तो प्रकृति का जो प्रकोप है प्यारे बच्चों 3 के लिए बी ऑप्शन आपका सही होगा, वो विधिक विधान है, वो किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है। बुद्धिनाथ मिश्रक रचना अच्छी, बुद्धिनाथ मिश्र के जो रचना है वो रौदी अच्छी, रौदी दाही। नेक्स्ट है कि न्याय वह जे हमरा डॉट डॉट हमरे हित हो, यानी कि 5 के लिए सी होगा प्रिय हो, जो हमारे लिए क्या हो, प्रिय हो। नेक्स्ट है कि रौदी अच्छी शीर्षक कविता का रचयिता छनी, ए ऑप्शन बुद्धिनाथ मिश्र आपका बिल्कुल सही होगा। हाथ चैप्टर आपके सामने है। पहला है कि है डॉट डॉट काज करेत अच्छी, ये है डॉट डॉट काज करेत अच्छी, ये है मतलब जो है ना 1 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाथ, यह हाथ काज करता है, हाथ से ही हम लोग सारे काम करते हैं। यह हाथ डॉट डॉट अच्छी, तो 2 के लिए राइट आंसर ये होगा जनित अच्छी, ये हाथ सब कुछ जानता है। नेक्स्ट है कि हाथ की करेत अच्छी, तो हाथ जो प्यारे बच्चों कहते हैं काज करेत अच्छी, काज करता है यानी कि काम करता है। हाथ शीर्षक कविता में कवि डॉट डॉट महत्व देत अच्छी, किस चीज़ का महत्व दिए हैं, तो वो दिए नैतिकता के महत्व को दिखाए हैं। हाथ कविता का रचयिता छथी, हाथ कविता जो है 5 के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सुकांत सोम हाथ कविता के रचयिता हैं। आगे बढ़ेंगे, हाथ कविता थिक, तो हाथ कविता जो है वो है मेहनतिया मजदूरक, मेहनतिया मजदूर उससे संबंधित है। सुकांत सोमक रचना अच्छी, 7 के लिए बी ऑप्शन याद रखेंगे हाथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सारिल के डॉट डॉट
तोरे छे, तो कतेक ठाम सा तोरे छे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। गंगा का डॉट डॉट पवित्र जल, तो गंगा का शीतल पवित्र जल, शीतल पवित्र जल आप याद रखेंगे। माँ पाठ से आप रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अहाँक प्राण थिके, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे डी माँ। नेक्स्ट बात करेंगे हम छुबी नहीं पवेच डॉट डॉट चरण, तो ए ऑप्शन माक। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न के लिए, ओ देवता थिके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका माँ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ओ वृत्त थिके, वृत्त भी कौन है, तो वो भी माँ ही है, वृत्ति आप बोलेंगे जिसे। नेक्स्ट है कि माँ केर रचयिता छथि, माँ जो पाठ है उसके रचयिता कौन है, तो तारानंद वियोगी याद रखेंगे, इसके रचनाकार हैं। तारानंद वियोगी की रचना अच्छी, तो माँ। घुमा के जितने भी टाइप से पूछा जाएगा ना, सब टाइप आपको मैं आज रिवाइज करवा दूंगा। माँ शीर्षक कविता में माँ के की मानल गेल अछि, तो यहाँ पर भगवान भी ऑप्शन आप याद रखेंगे। माँ शक्ति के कोना बान्हल जा सकैत अछि, तो 8 के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किछु सा। किछु सो जो है किछु सा नहीं आपका सही आंसर होगा। नहीं तारानंद वियोगिक रचना छथि, तो उक्त तीनों ये तारानंद वियोगी का ही क्या है रचना है। आगे बढ़ेंगे, फास्ट में देखेंगे। जनक याज्ञवल्क्य है, कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन आपके सामने है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी के छली, तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वो याद रखेंगे कि कात्यायनी तो नहीं है, आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे मैत्रेयी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि याज्ञवल्क्य का सौ शिक्षा ग्रहण करेत छला, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा लेते थे मामा सा। अगला हमारा प्रश्न है कि जनक राजवंशक संस्थापक छला, जनक राजवंश के संस्थापक निमि जनक। नेक्स्ट है कि जनक राजवंशक राजधानी कहौलक, जनक राजवंश का जो राजधानी है वो जनकपुर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा छल, तो वो थे याद रखेंगे सिरध्वज जनक, ठीक है ना, सिरध्वज जनक याद रखेंगे। अहाँ बिनु देहक भ जाओ ई साप विशिष्ट किनका देलनी, तो वशिष्ठ जो है ना किसको ये श्राप दिए थे, सी ऑप्शन निमि को दिए थे, विदेहराज कहते हैं उनको। याज्ञवल्क्य यजुर्वेदक शिक्षा किनका से प्राप्त कैलनी, तो याज्ञवल्क्य जो यजुर्वेद का शिक्षा है वो याद रखिएगा सूर्य से प्राप्त किए थे। याज्ञवल्क्य किनकर समकालीन छला, तो वो समकालीन थे जनक के। नेक्स्ट बात करेंगे कि याज्ञवल्क्य पिता की नाम छल, तो उनके पिता का नाम याद रखिएगा देवदत्त। नेक्स्ट है आपके सामने कि मैत्रेयी के छलनी, तो याज्ञवल्क्य पत्नी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला हमारा चैप्टर है विद्यापति। क्वेश्चन है कि विद्यापति संस्कृति में प्रमुख कीर्ति छलनी, ये विद्यापति जो है ना एक समझ लीजिए कि वो है, इनके जीवनी के बारे में दिखाया गया है। तो आपके फर्स्ट के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, पुरुष परीक्षा इनका मुख्य जो है ना कृति है। नेक्स्ट है कि विद्यापति की ख्याति पौलनी, तो ये ख्याति पाए थे मैथिली पदावली लिख करके। अगला है कि अबहट में हिनक दूटा पुस्तक अच्छी, तो वो ख आ ग दोनों यानी कि कृतिका और कीर्ति पताका, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। विद्यापति कौन भाषा का पक्षपाती छला, तो 4 के लिए सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, देशील वयना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विद्यापति जन्म कतः भेल छलनी, बिस्फी गांव में हुआ था, मधुबनी जिला याद रखिएगा। विद्यापति किनका दरबार में राज पंडित छला, तो शिव सिंह के दरबार में राज पंडित थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्यापति के संगतुरिया रहथिन, तो विद्यापति के जो संगतुरिया थे 7 के लिए बी ऑप्शन शिव सिंह थे। नेक्स्ट आपके सामने है कि विद्यापति पोथी रचना कैलनी,
तो उन्होंने किस भाषा में किया था? 8 के लिए डी। उक्त तीनों भाषा में किए थे, संस्कृत में भी, अवध में, मैथिली में, तीनों में किए थे। नेक्स्ट है कि विद्यापति की रचना अच्छी, तो विद्यापति का रचना शिव गीत ही हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, चंदा झा से रिलेटेड जानेंगे। आधुनिक मैथिली साहित्यक जनक थी का, तो आधुनिक मैथिली का जो जनक है उसे हम चंदा झा को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चंदा झा का अनुसार मिथिलाक उत्तर में अच्छी, तो इनके अनुसार मिथिलाक उत्तर में हिमालय है, जो पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। चंदा झा का प्रमुख कृति अच्छी, चंदा झा का प्रमुख कृति है मिथिला भाषा रामायण, बहुत ही फेमस चला था इनके टाइम में। मिथिला भाषा रामायण किनक रचना अच्छी। 4 के लिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, चंदा झा का रचना है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिनक निधन भेलनी, चंदा झा का निधन मृत्यु कब हो गया ये पूछ रहा है, तो 1907 में इनका मृत्यु हो गया था। विद्यापति का लिखनावली एवं कीर्ति ताक खोज डॉट डॉट अच्छी, तो ये जो दिखाया गया है वो दिखाया गया चंदा झा के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके अगले क्वेश्चन, चंदा झा का जन्म भेलनी, तो 1831 आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद दास गीतक संग्रह के कैलनी, तो इसके संग्रह करता है चंदा झा। आगे बात करेंगे हम हिनक प्रमुख रचना अच्छी, मिथिला भाषा रामायण, हिनक मतलब चंदा झा। चंदा झा का निधन भेलनी, तो चंदा झा का निधन जो है वो काशी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सुभद्र झा से रिलेटेड, सुभद्र झा डॉट डॉट भाषा का जानकार छला। अब आप मैथिली पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा केवल मैथिली ही नहीं 14 भाषा जानते थे। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर सुभद्र झा कौन भाषा का जानकार छला, तो ये भाषा के जानकार जो है अगर इस 4 में से पूछा जाए तो वो इस तीनों के थे, मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच, वो तीनों भाषा जानते थे, बोलते थे, समझते थे। सुभद्र झा छला, सुभद्र झा जो है भाषा वैज्ञानिक, साहित्यकार और खेतिहर, ये तीनों काम करते थे, डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पेरिस विश्वविद्यालय से डॉट डॉट उपाधि प्राप्त कैलनी, किस तरह का उपाधि इनको मिला था, तो मिला था डॉक्टर ऑफ लेटरसक। नेक्स्ट आपके सामने है कि दी फॉरमैन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज लेखक अच्छी, इस के जो लेखक है वो है सुभद्र झा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। वैसे मिथिला विभूति से कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। सुभद्र झा का जन्म भेल छलनी, अभी जस्ट हम चंदा झा के बारे में बात कर रहे थे, तो सुभद्र झा का 1901 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट उपाधि से सम्मानित कैल गेला, तो डिलीट का उपाधि मिला था प्यारे बच्चों 1944 ईस्वी में उनको। नातिक पत्रक उत्तर पर सुभद्र झा के कौन पुरस्कार भेटलनी, तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो था प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे हम देखेंगे सुभद्र झा का निधन भेलनी, तो उनका जो निधन है वो ए ऑप्शन याद रखिएगा, 9 के लिए ए नागदह में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुभद्र झा का डिलीट उपाधि देलनी, तो 10 के लिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पटना विश्वविद्यालय से वो डिलीट का उपाधि प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलनी, तो नातिक पत्रक उत्तर पर। नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि सम्मानित कैल गेला, तो 12 के लिए भी जस्ट हम बात किए थे 1944, याद रखिएगा। अगला है कि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति पोथी लिखल छनी, तो ये पोथी लिखने का काम सुभद्र झा ही किए हैं। अगला हम बात करेंगे अगले प्रश्न का, लक्ष्मण झा से रिलेटेड बात करेंगे, बस 5 मिनट का और क्लास है, पढ़ लीजिए। 1977 ईस्वी में लक्ष्मण झा के लिखित जो है नारायण मिथि विश्वविद्यालय 22 चांसलर बना देलनी, तो किसने बनाया था इनको, तो आपके 1 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण झा के लिए 1 के लिए ए ऑप्शन, यानी कि कर्पूरी ठाकुर, उस टाइम पर वही थे मुख्यमंत्री। लक्ष्मण झा मिथिला मंडल संस्था का स्थापना डॉट डॉट हेतु कैलनी, किसके लिए किए थे वो, तो वो मिथिलाक, मैथिलीक और मैथिल, ये तीनों के लिए किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लक्ष्मण झा को नाम सँ जानल जाइत अछि,
किस नाम से लक्ष्मण झा जाने जाते हैं? तो लखन जी के नाम से उनको जाना जाता है। लक्ष्मण झाक जीवन पद्धति लेल डॉट डॉट प्रेरित अच्छी यानी कि लोहिया से प्रेरित हैं वो। लक्ष्मण झाक MA आ PhD करवा के हेतु डॉट डॉट गेला, कहाँ गए थे MA PhD करने के लिए? तो 5 के लिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंग्लैंड गए थे वो MA और PhD करने के लिए। PhD की उपाधि वो कहिया प्राप्त कैलनी? तो PhD का उपाधि वो प्राप्त किए थे 1941। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिनक आदर्श पुरुष छलनी? तो इनके आदर्श पुरुष थे गांधी जी। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल। इनका जन्म हुआ था रसियारी में, रसियारी दरभंगा यानी कि इसी से आसपास है। मांगन खवास से रिलेटेड बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है मांगन खवास लोकप्रिय भेला, ये लोकप्रिय कब हुए? एक के लिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सॉरी, संगीत में वो फेमस थे मांगन खवास। मांगन खवास के डॉट डॉट में 1932 ईस्वी में स्वर्ण पदक से सम्मानित कइल गेला। तो किस चीज़ के लिए? गायन के लिए, गायक थे तो गायन के लिए ही मिलेगा इनको स्वर्ण पदक। डॉट डॉट में मांगन खवास के स्वर्ण पदक से सम्मानित कइल गेला, तो कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर संगीत सम्मेलन में इनको दिया गया था। मांगन खवासक जन्म भेलनी? तो मांगन खवास का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन प्रख्यात संगीतज्ञ और सबसे बेसी प्रिय छला? तो वो थे भाई साहब पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, सबसे फेमस उस टाइम पर चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि मांगन खवास युवक प्रख्यात संगीतज्ञ छला? तो वो डी हो जाएगा। वो याद रखेंगे ओंकार ठाकुर और करीम खां, उस्ताद सैयद खां, डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। मांगन खवासक मृत्यु भेलनी? उनका मृत्यु जो है वो मात्र 33 वर्षक अवस्था में हो गया, समझ सकते हैं आप बातों को। अगला है मांगन खवास जानकार छला? तो 8 के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो विद्यापति गीत भी गाते थे, लोकगीत भी गाते थे, रामक भी गाते थे, तो डी ऑप्शन आप बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मांगन खवास मृत्यु से पूर्व रहथी, वो मरने से पहले क्या थे भाई साहब? 9 के ऑप्शन बी यानी कि श्यामानंद हिंसक दरबार में, वो वहाँ पर थे। अगला बात करेंगे कि मांगन खवास इसमें इतना बेस लोकप्रिय भेल और बाजूबंद खुली जाए, मतलब ये जो लाइन है वो किस रचना से लिया गया है? तो ए ऑप्शन आपका होगा मुठरी खुली जाए। नेक्स्ट बात करेंगे गोदावरी दत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने हैं। गोदावरी दत्त एकांत साधिका छथी, तो किस स्तर के हैं वो? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साधिका है। अगला है कि गोदावरी दत्त के श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पिक पुरस्कार देल गेल रहनी, तो किस हाथ से दिया गया था? 2 के लिए ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री के हाथ से, मुख्यमंत्री खुद दिए थे ये। गोदावरी देवीक एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित अच्छी, तो कौन सा लोक चित्र? तो जापान में इनका एकदम लोक चित्र रखा हुआ है। चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दय सम्मानित कभलक, तो कब वो किए थे? तो वो किए थे 1977 में। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन है कि गोदावरी दत्त जन्म भेल छलनी? इनका जन्म 1930 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, गोदावरी दत्त उल्लेखनीय योगदान अच्छी डॉट डॉट में, किस में इनका योगदान है? तो इनका योगदान लोक चित्रकला में ये फेमस थी। राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पक पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया दे छलनी, तो कब मिला था? ये मिला था 1980 में इनको राष्ट्रपति के सम्मान। गोदावरी दत्त प्रति वर्ष डॉट डॉट शिष्या के प्रशिक्षण दैत आबि रहल छल, प्रत्येक वर्ष वो 10 को प्रशिक्षित करती थी। गोदावरी दत्त पिता का नाम छल, तो उनके पिता का नाम था योगानंद दत्त, ए ऑप्शन आपका सही होगा।
इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज के मैथिली के महामैराथन क्लास को। आप लोग इसको जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्र भाई के पास, और एकदम से जो है चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर। LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में।